गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस में 2022 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर पूछा गया था उन पेपर को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम यूपीएससी सीडीएस का जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें जनरल स्टडीज के पेपर को सॉल्व किए थे। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब कैसा बने होगा। ऑप्शन ए है सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। ऑप्शन बी है उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। ऑप्शन सी है सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। ऑप्शन डी है उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। लेंस की आवर्धन क्षमता +2 है अर्थात घनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होगा एवं प्रतिबिंब आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है चांदी, नाइक्रोम, कांच। ऑप्शन बी है कांच, नाइक्रोम, चांदी। ऑप्शन सी है चांदी, कांच, नाइक्रोम। ऑप्शन डी है नाइक्रोम, चांदी, कांच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी, नाइक्रोम और कांच। चालकता के व्युत्क्रमण को प्रतिरोधकता कहते हैं, अतः चालकों की प्रतिरोधकता निम्न तथा कुचालकों की प्रतिरोधकता उच्च होती है। दिए गए अवयवों की प्रतिरोधकता का क्रम होगा चांदी, नाइक्रोम और कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा। ऑप्शन ए है काफी कम होती है। ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन सी है अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है घटती बढ़ती रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक बढ़ जाती है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा का मान अचानक अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण परिपथ में लगी युक्तियों को क्षति पहुंचती है। इस दोष के कारण युक्तियों की सुरक्षा हेतु परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी है विद्युत जनित जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी है धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं में होगा। ऑप्शन डी है हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समांतर किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार भूसंकृत होता है तथा लाल व काले रंग विद्युत रोधन वाले तार क्रमशः विद्युतमय तथा उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का 200 मीटर व्यास के किसी वृत्तीय पथ का एक चक्कर 30 सेकंड में तय करता है। 3 मिनट और 45 सेकंड की समाप्ति पर विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन ए है 50 मीटर। ऑप्शन बी है 100 मीटर। ऑप्शन सी है 200 मीटर। ऑप्शन डी है 236 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए। ऑप्शन ए है बल समान बना रहेगा। ऑप्शन बी है बल दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी है बल आधा हो जाएगा। ऑप्शन डी है बल 4 के गुणक से बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बल आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल ग्लूकोज के पूर्ण दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 1। ऑप्शन बी है 3। ऑप्शन सी है 6। ऑप्शन डी है 12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है, लंबे समय तक छोड़े हुए मक्खन का स्वाद बदल जाता है। ऑप्शन बी है, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन सी है, लोहे से बनी वस्तुओं पर लाल भूरा चूर्ण लेपित होता है। और ऑप्शन डी है, मदिरा समय के साथ साथ खट्टी होने लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन बी अभिक्रिया के अतिरिक्त ऑप्शन ए, सी और डी जो है उसके साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिनमें ऑप्शन ए के साथ मक्खन के ऑक्सीकरण से कार्बोनिक अम्ल, लोहे के ऑक्सीकरण से इसके ऑक्साइड Fe2O3 तथा मदिरा में उपस्थित अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कार्बनिक अम्ल बन जाते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है, पेशियों में। ऑप्शन बी है, मूत्र में। ऑप्शन सी है, चींटी के डंक में। ऑप्शन डी है, मानव मस्तिष्क में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चींटी के डंक में। मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका आणविक सूत्र होता है HCOOH। इसी के कारण चींटी के काटने पर जलन एवं लाल रंग की सूजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 ग्राम हीलियम गैस में He के मोलों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 6.5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26। हीलियम एक परमाणुक अक्रिय गैस है, अतः यह आणविक अवस्था में नहीं पाई जाती है। He का परमाणु भार 4 होता है। 4 ग्राम He एक मोल के बराबर होती है, इसलिए 104 ग्राम हीलियम हो जाएगा 104/4 यानी 26 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन। ऑप्शन ए है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। ऑप्शन बी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। ऑप्शन सी है, पूर्ण रूप से जल रहा है। ऑप्शन डी है, गीला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनका दहन अपेक्षाकृत कठिनाइयों से होता है, जिसके कारण अधिक काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है। यह अपूर्ण दहन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में संतृप्त और असंतृप्त संबंधों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए है क्रमशः 9 और 10, ऑप्शन बी है क्रमशः 18 और 3, ऑप्शन सी है क्रमशः 18 और 0, ऑप्शन डी है क्रमशः 9 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमशः 18 और 0। साइक्लोहेक्सेन C6H12 एक संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसमें सभी बंधन एकल अर्थात संतृप्त होते हैं, अतः असंतृप्त बंधनों की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए है वे क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन बी है वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन सी है वे उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन डी है वे हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुओं को जल में घोलने पर अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। प्रथम चरण में अधातु वायु की ऑक्सीजन से क्रिया ऑक्साइड फिर जल से क्रिया कर ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इस तकनीक में एक जीव से जीन को वियुक्त किया जाता है और उसे किसी अन्य जीव की कोशिका में अंतरित किया जाता है। ऑप्शन बी है, इस तकनीक के अनुप्रयोग केवल पादपों में होते हैं। ऑप्शन सी है, कीट प्रतिरोध के जीन फसल पदार्थों से वन्य पदार्थों में फैल सकते हैं। ऑप्शन डी है, पारजीनी प्राणी निर्मित करने के लिए नवीन जीनों को विकास के बहुत प्रारंभिक चरण में निर्दिष्ट कराया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस तकनीक के अनुप्रयोग केवल पादपों में होते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि जीन अभियांत्रिकी या पुनर्योजक डीएनए तकनीक द्वारा आनुवांशिकता रूपांतरित पादपों के अतिरिक्त जीएम जंतु एवं जीएम सूक्ष्म जीव भी विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे जीव पादप जंतु सूक्ष्म जीव जिनकी उत्पादकता, गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए उनके जीनों में फेरबदल कर दिया गया हो, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अधिकांशतः इन जीवों में किसी वाई जीन को प्रवेश कराया जाता है, इस कारण इन्हें पारजीनी जीव भी कहा जाता है। बीटी कपास, फ्लेवर सेवर टमाटर, सुनहरी धान आदि जीएम पादप हैं, जबकि रोजी गाय, इथल भेड़ आदि जीएम जंतुओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने वाला ई कोलाई जीवाणु एवं स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक सुपर बग जीएम सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है चिकनी पेशी, ऑप्शन बी है धनाष्टि उपकला, ऑप्शन सी है शल्की उपकला, ऑप्शन डी है रेखित पेशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शल्की उपकला। मानव के मुख और ग्रासनली का कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त होने पर अस्त्रीकृत शल्की उपकला ऊतक प्रभावित होगा, क्योंकि मुख एवं ग्रासनली का कोमल अस्तर इसी ऊतक से बना होता है। इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं एक से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती है एवं कोशिकाओं का केवल सबसे भीतरी स्तर ही आधार कला पर स्थित होता है। इस ऊतक के बाह्य स्तर की कोशिकाएं नमी, चिकनाहट एवं घर्षण के कारण नष्ट होती रहती है, जबकि भीतरी स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर इसकी क्षतिपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका कला के बारे में सही है? ऑप्शन ए है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी है, यह सभी पदार्थों के लिए पारगम्य संरचना है। ऑप्शन सी है, यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिवहन करने योग्य बनाती है। ऑप्शन डी है, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का विसरण नहीं होने देती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह नम्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिवहन करने योग्य बनाती है। कोशिका कला के बारे में कथन सी जो है वो सही है, क्योंकि कोशिका कला नम अर्थात तरल एवं लचीली होती है और यह कोशिका को अनेक पदार्थों के परिग्रहण करने योग्य बनाती है। कोशिका कला मुख्यतः प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। लिपिड की दोहरी स्तर की संरचना होने के कारण यह लचीली होती है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में कोशिका कला लचीली होने के कारण ही भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिग्रहण कर पाती है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए, बी एवं डी सही नहीं है, क्योंकि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका कला प्रोटीन, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका कला केवल कुछ ही विशिष्ट पदार्थों हेतु पारगम्य होती है, अतः यह अर्धपारगम्य संरचना है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का सरलतापूर्वक सरल मिश्रण होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस
प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है निम्नीकरण, ऑप्शन डी है खनिज अवशोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पर्ण हरिम वर्णक और ऊर्जा ग्रहण करने वाली वायु से ली गई CO2 एवं मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा O2 सह उत्पाद के रूप में निष्कासित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस रोग में बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर विकृत हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह आंतों में कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाकर इन्हीं अस्थियों में संचित करता है। अतः यह विटामिन दांतों एवं अस्थियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विटामिन प्रायः सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रक्त वाहिका दिया है, सूची सेकंड में उसका कार्य दिया गया है। ए है फुफ्फुस धमनी, बी है केशिका, सी है हृदय धमनी, डी है फुफ्फुस शिरा। कार्य में पहला है फुफ्फुस से हृदय को रक्त ले जाती है, दूसरा है हृदय पेशी को रक्त ले जाती है, तीसरा है धमनियां और शिराओं के बीच संयोजन, चौथा है हृदय से फुफ्फुस को रक्त ले जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। फुफ्फुसीय धमनी हृदय से अनऑक्सीकृत रक्त को फुफ्फुस यानी फेफड़े तक ले जाती है। केशिका एक स्तरीय केशिकाओं द्वारा निर्मित महीन नलिका है जो धमनियों एवं शिराओं के बीच का संयोजन करती है। हृदय धमनी हृदय पेशियों को ऑक्सीकृत रक्त में पहुंचाती है। फुफ्फुसीय शिरा फुफ्फुस से हृदय बायां आलिंद तक ऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है, जबकि भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण वापस कांच के पार नहीं जा सकता। ऑप्शन बी है सूर्य से आने वाले अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है और भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण भी वापस कांच के पार जा सकता है। ऑप्शन सी है सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस में प्रवेश नहीं कर सकता है, जबकि भूमि और ग्रीन हाउस के अंदर के पादपों से उत्सर्जित अपेक्षाकृत लंबी तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण वापस कांच के पार जा सकता है। डी ऑप्शन है कोई भी अवरक्त विकिरण ग्रीन हाउस के कांच के पार नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस विभिन्न आवरण सामग्रियों जैसे कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य द्वारा विकिरित लघु अवरक्त किरणें इस आवरण के भीतर तो पहुंच जाती हैं, किंतु पादपों मिट्टी एवं ग्रीन हाउस के आंतरिक आवरण द्वारा इन किरणों को विकिरण नहीं किया जाता है। इससे निर्मित प्रवाह ग्रीन हाउस के वातावरण को गर्म रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार 9 न्यूटन है, इसका भार क्या होगा जब वह किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्व जनित त्वरण भूपृष्ठ के गुरुत्व जनित त्वरण का 9 गुना है। ऑप्शन ए है भार समान बना रहेगा, ऑप्शन बी है भार
ए 1 न्यूटन के बराबर होगा। ऑप्शन सी है भार 9 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी है भार कम होकर 1/9 न्यूटन रह जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भार 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन। ऑप्शन बी है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी है तारे की स्थिति में लगातार परिवर्तन। ऑप्शन डी है तारे के प्रकाश का दोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व परिवर्तित होता है, जिसके कारण तारों से आने वाला प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, जिस कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस के सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उस वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है। ऑप्शन बी है यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन सी है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है। ऑप्शन डी है यह बिना धुएं के जलती है और अवशिष्ट नहीं छोड़ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है। जैव गैस के बारे में कथन भी सही नहीं है, क्योंकि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह जैव गैस का उत्पादन प्राकृतिक कार्बनिक अवशिष्टों जैसे गोबर, घास फूस, चारा आदि के अवायवीय अपघटन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में मेथेनोजन जीवाणु कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन और मीथेन का उत्पादन करता है। जैव गैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्प मात्रा में अन्य गैसें होती है। यह बिना धुएं के जलती है एवं कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी है मैथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा जीवाणु को मारकर भोजन को सड़ने से बचाता है। यह प्रोटीन पाचक एंजाइमों रेनिन एवं पेप्सिन को सक्रिय भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी है विषाणु। ऑप्शन सी है सैक। ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैक या लाइकेन। लाइकेन लिटमस देता है। लाइकेन एक अविकल्पी सहजीवी जीव है जो कि कवक एवं शैवाल के पृष्ठ पर अंतर संबंध से बना होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है, जो कि अम्ल क्षार या पीएच प्रास का सूचक होता है। लिटमस अम्ल या क्षार के जलीय विघटन में अपना रंग परिवर्तित कर देता है। जैसे नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम से लाल होता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय माध्यम से नीला हो जाता है। यह रंजक रोशेला टिक्टोरिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए है वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना। ऑप्शन बी है वर्षा में खनिजों का घुलना। ऑप्शन सी है वर्षा में धूल कणों का घुलना। ऑप्शन डी है वर्षा में मृदा विलयन का घुलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
वर्षा में सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना। वर्षा में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 एवं SO2 का घुलना अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। ये प्रदूषक गैस से जीवाश्म ईंधनों के दहन से मुक्त होती है एवं वर्षा जल H2O से क्रिया करके अम्लों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है इसके कोशिका आमाप में परिवर्तन, ऑप्शन बी है इसके अनुवांशिक द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन सी है इसके आकार में परिवर्तन, ऑप्शन डी है इसके रंग में परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके अनुवांशिक द्रव में परिवर्तन। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन इसके अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने के कारण होता है। उत्परिवर्तन किसी जीव के जीनोम या संपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ में उत्पन्न आकस्मिक तीव्र एवं वंशागत परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए है आद्यजीव, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है मोनेरा, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट कवक फंजाई समूह या जगत से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। यह एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। यह एक यूकेरियोटिक जीव है जिसमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइफी ऑप्शन ए है इस द्वारा उत्पादित होते हैं, ऑप्शन बी है अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं, ऑप्शन सी है जनन कोशिकाएं होती है, ऑप्शन डी है आर्द्र दशाओं में कोशिका को जल की हानि से बचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशिकाओं कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। हाइफी शब्द यूनानी भाषा में हाइफ से बना है जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में ये हाइफी परस्पर संयुक्त हो जालनुमा संरचना या शुकाई बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइलिशियम कहते हैं। यह पटयुक्त या पटविहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 10 लाख जनसंख्या आमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वाशिंगटन DC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन 10 लाख जनसंख्या आमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती है। वर्तमान 2021 की जनगणना में भारत में 53 सिटी मिलियन प्लस वाली है। वर्ष 2001 की जनगणना में इसकी संख्या 35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार कोपेन स्कीम राजस्थान के पश्चिमी उपप्रांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है AMW, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है BWHW, ऑप्शन डी है CWG। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BWHW। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश जलवायु प्रकार BWHW है। राजस्थान के पश्चिमी उपांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। BWHW जलवायु प्रदेश में राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जिले जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। BWHW जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधि जिला बीकानेर है। BWHW जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 10 से 20 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है कैरिबियन सागर, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर,
ऑप्शन सी है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी है भूमध्य सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह द्वीप ब्रिटिश का प्रवासी क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित मियामी से 1770 किलोमीटर और हेलिकैम्स नोवा स्कोशिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ब्रिटेन का सबसे पुराना और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रवासी क्षेत्र है। इसकी राजधानी हैमिल्टन है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। इस द्वीप का कुल क्षेत्र 53.3 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी तथा भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य क्षेत्र में कुछ भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। दिए गए राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन है। लक्षद्वीप के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 90.33% क्षेत्र पर वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण तथा वनावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किन दशकों को निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन ए है 1981 से 2011, ऑप्शन बी है 1991 से 1981, ऑप्शन सी है 1921 से 1991, ऑप्शन डी है 1911 से 1921। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1981 से 2011। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि वर्ष 1981 से 2011 दशकों को निर्दिष्ट करती है। इन दशकों में भारत की जनसंख्या में यद्यपि वृद्धि तो हुई, किंतु गिरावट के साथ जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में ही गिरावट होती है। जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 10 से कम प्रति हजार पाई जाती है। वर्ष 2001 में देश की जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना में 17.7% हो गई। अतः देखा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु इसका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, जो वृद्धि दर को स्थिरता प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है जैव ऊर्जा, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकरण अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिकरण में बेहतरीन गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। यहाँ के पानी का तापमान उबलते बिंदु से ऊपर होता है। यहाँ का पानी इतना अधिक गर्म होता है कि इसकी ऊर्जा से चावल को पकाया जा सकता है। गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा चलाई? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है जॉन मेनार्ड केन्ज, ऑप्शन डी है मिल्टन फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन मेनार्ड केन्ज। जॉन मेनार्ड
केन्ज ने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा चलाई थी। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक रहे केन्ज ने रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सम्मान सिद्धांत 1936 मुद्रा के सम्मान सिद्धांत नामक अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अर्थशास्त्र को कुल आय तथा प्रभावी मांग का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। प्रभावी मांग स्वयं उपयोग एवं विनियोग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के प्रकार हैं? पहला है संसाधनों की पूर्ति, दूसरा है जीवन बनाए रखना, तीसरा है सौंदर्यपरक सेवाएं देना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। संसाधनों की पूर्ति, जीवन को बनाए रखना तथा सौंदर्यपरक सेवाएं आदि सभी पर्यावरण के प्रकार हैं। पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है। इसमें नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय दोनों संसाधन शामिल हैं। पर्यावरण जीवन को बनाए रखने हेतु अत्यावश्यक है। पर्यावरण में सूर्य, मिट्टी, जल और वायु आदि सभी शामिल हैं जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही अनेक सौंदर्यपरक सेवाएं देता है, जिसमें नदियां, पहाड़, रेगिस्तान आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी के संप्रदाय का निरूपण किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी है VKRV रॉय, ऑप्शन डी है एम रानाडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने भारतीय उपमहाद्वीप के मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी के संप्रदाय का निरूपण किया। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में अपने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि भारत की वास्तविक गरीबी का कारण अंग्रेज ही है, जो हमारे देश का धन ले जाकर अपने देश का विकास कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को खोखले कर रहे हैं। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली उत्पादन के किसी भी चरण में अपेक्षित आगतों को औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और हस्तगत मुद्रा के आधार पर द्योतित करती है? ऑप्शन ए है अस्थाई पूंजी, ऑप्शन बी है कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी है वस्तुगत पूंजी, ऑप्शन डी है मानव पूंजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी उत्पादन के किसी भी चरण में अपेक्षित आगतों को औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और हस्तगत मुद्रा के आधार पर द्योतित करती है। अस्थाई अचल पूंजी में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो कि न्यूनतम स्तर पर भी व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आगतों में से कौन सी एक कृषि से इतर मामलों में कम मात्रा में अपेक्षित है? ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि। उपरोक्त आगतों में भूमि कृषि से इतर मामलों में कम मात्रा में अपेक्षित है, जबकि श्रम, पूंजी तथा कच्चा माल आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। कृषि के मामले में भूमि की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि बिना भूमि के कोई भी कृषि कार्य संभव नहीं है, जबकि कृषि से इतर अर्थात उद्योग या सेवा क्षेत्र के लिए श्रम, पूंजी तथा कच्चा माल आवश्यक है। श्रम के बिना उत्पादन संभव नहीं है, पूंजी के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। उद्योगों में कच्चे माल की भी प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
ऑप्शन ए है यह ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 175 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है इसमें महिला कामगारों को अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी दी जाती है। ऑप्शन सी है लोगों को सामान्यतः कुशल और अकुशल दोनों कार्य दिए जाते हैं। ऑप्शन डी है इसे केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संबंध में यह कथन सत्य है कि इसे केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अप्रैल 2008 से यह योजना 614 जिलों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में आपात के रूप में वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन बी है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पर आपात। ऑप्शन सी है वित्तीय आपात। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य आपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य आपात। भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य आपात का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आधार पर आपात, अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न 3 आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राज्य में आपात की घोषणा की अवधि 2 माह तक होती है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के संबंधित उपबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमयन। ऑप्शन बी है भारत की संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन। ऑप्शन सी है स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। ऑप्शन डी है भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें निम्न उपबंध समाहित होंगे। पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन की विनिमय। भारत को संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में जमा करना या उससे धन निकालना। भारत की संचित निधि से धन विनियोग, भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि। भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इससे व्यय या इसके केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। उपरोक्त विनिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती है। ऑप्शन ए है प्रसाधन सामग्री। ऑप्शन बी है चिकित्सा श्रेणी का ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है आभूषण। ऑप्शन डी है पेट्रोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। पेट्रोल जीएसटी के अधीन नहीं आता है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने भारत में अन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स आदि का स्थान लिया है।
गुड्स एवं सर्विस टैक्स एक्ट संसद में 19 मार्च 2017 को पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। पेट्रोल के अतिरिक्त डीजल, शराब, बिजली आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ब्रेड और दूध से बने उत्पाद जैसे ताजा दूध, ताजा दही, लस्सी और छाछ इत्यादि भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्राक्कलन समिति संसद की एक तदर्थ समिति है। दूसरा है, रेल अभिसमय समिति संसद की अस्थायी समिति है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि प्राक्कलन समिति संसद की एक अस्थायी समिति होती है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दूसरा जो कथन है वो भी सही नहीं है, क्योंकि रेल अधिसमय समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं होती है। इसका गठन समय समय पर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति आदि संसद की अस्थायी समितियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? ऑप्शन ए है लोकतंत्रीय समाजवाद, ऑप्शन बी है उग्र समाजवाद, ऑप्शन सी है समुदायवादी समाजवाद, ऑप्शन डी है नेहरूवादी समाजवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उग्र समाजवाद। उग्र समाजवाद भारतीय समाजवाद का रूप नहीं है, जबकि लोकतंत्रीय समाजवाद, समुदाय समाजवाद तथा नेहरूवादी समाजवाद भारतीय समाजवाद के प्रमुख रूप है। लोकतंत्रीय समाजवाद में सभी को समान माना जाता है। इसमें लोगों से भेदभाव नहीं किया जाता है। समुदायवादी समाजवाद में लोग अपने समुदाय के साथ परस्पर मेल जोल एवं भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते हैं। नेहरूवादी समाजवाद में भी सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। उनका समाजवादी सिद्धांत रूस के समाजवाद से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? ऑप्शन ए है 5 परमाणु शक्तियों का समूह, ऑप्शन बी है 5 औद्योगिक राष्ट्रों का समूह, ऑप्शन सी है 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, ऑप्शन डी है वैश्विक दक्षिण के देशों में से यूएन सुरक्षा परिषद के 5 संभावित रूप से मजबूत सदस्य देशों का समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। इसके अंतर्गत विश्व की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं। इन 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अपने हितों और विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर इस संगठन का निर्माण किया है। पहले इस संगठन में केवल 4 देश भारत, ब्राजील, रूस, चीन शामिल थे, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में रूस में हुई थी। वर्ष 2011 में ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के इस गठबंधन में शामिल होने से ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, ऑप्शन बी है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है, ऑप्शन सी है एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है व्यापक संघ और समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। यह भारतीय संघवाद की अभिलाक्षित विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ
राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ में संघीय सरकार के सभी लक्षण जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विद्यमान है, जबकि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, एकल नागरिकता तथा व्यापक संघ एवं समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्थित मूर्ति शिल्पों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कुछ मूर्ति शिल्पों में सालभंजिका का प्रतिरूपण है। दूसरा है, सालभंजिका की आकृति कमल पुष्पों और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूपित की गई है। तीसरा है, सालभंजिका का रूपांकन बौद्ध विचारों से प्रत्यक्षता प्रेरित नहीं था। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3। सांची की कुछ मूर्तियों में सालभंजिका का प्रतिरूप मिलता है। सालभंजिका का रूपांकन बौद्ध विहारों से प्रत्यक्षता प्रेरित नहीं है। कथन जो है वह असत्य है, क्योंकि सालभंजिका की आकृति कमल पुष्पों एवं हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूप नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1851, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1865, ऑप्शन डी है 1871। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1865। वर्ष 1865 में भारत एवं यूरोप के मध्य पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित किया गया था। इस समय दोनों देशों के मध्य समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत हुई थी। देश के अंदर पहली बार प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1854 में टेलीग्राफ सेवा आम लोगों के लिए खोल दी गई और इसके लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 2013 में टेलीग्राफ सेवा को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन का संस्थापक था? ऑप्शन ए है वासवण्णा, ऑप्शन बी है अप्पार, ऑप्शन सी है शमडार, ऑप्शन डी है सुंदरार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वासवण्णा। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक वासवण्णा थे। इनका जन्म 1131 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को कर्नाटक के बागेवाड़ी जिले में हुआ था, जो कर्नाटक के कम्मे ब्राह्मण थे। कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य वैष्णव को बताया गया है। इस संप्रदाय में गुरु, जंगम और लिंग का बहुत महत्व है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। इनके भक्ति गीतों को वचन सासु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? ऑप्शन ए है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन डी है जेम्स रेनेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेषों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना अधिकारी थे, जो बाद में भारत के पहले सर्वेयर बने। यह पुरावशेषों के संग्रहणकर्ता एवं प्राच्यविद थे। उन्हें दक्षिण भारत में हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उन्हें मैसूर भोज का सर्वेक्षण करने के लिए आदेश दिया गया था। 1799 ईस्वी में और पुरातात्विक स्थलों पर परिदृश्य और नोटों के चित्रण के साथ क्षेत्र के पहले मानचित्रों का निर्माण किया गया। उनके संग्रह में हजारों पांडुलिपियां, शिलालेख, अनुवाद,
सिक्के और पेंटिंग शामिल हैं जो भारतीय इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्हें वर्ष 1815 में कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में से कौन सी एक कृष्णदेव राय द्वारा शासन कला के विषय पर तेलुगु में रचित की गई थी? ऑप्शन ए है आमुक्त माल्यद, ऑप्शन बी है जामवती कल्याणम, ऑप्शन सी है राय वाचकमु, ऑप्शन डी है सत्यवादु परिणय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा शासन कला के विषय पर तेलुगु में रचित की गई थी। यह एक तेलुगु महाकाव्य है जिसकी रचना 16वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध थे। आमुक्त माल्यद ग्रंथ में भगवान विष्णु और तमिल कवि अलवार कवि और पेरियार की पुत्री अंडाल के विवाह की कहानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में मृदा का प्रकार दिया है, सूची सेकंड में उसकी विशेषता दी गई है। सूची फर्स्ट का पहला है एंटीसॉल, बी है इंसेप्टिसॉल, सी है हिस्टोसॉल, डी है ऑक्सीसॉल। प्रमुख विशेषता में पहला है अल्प या द्रुत विकसित संस्तर स्थिति वाली मृदाएं, दूसरा है अल्प विकसित बिना संस्तर स्थित वाली मृदाएं, तीसरा है ये बहुत पुरानी और बहुत अधिक अपेक्षित मृदाएं हैं, चौथा है इन मृदाओं में ऊपरी परतों में बहुत अधिक मात्रा में जैव पदार्थ हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। एंटीसॉल यह एक अल्प विकसित बिना संस्तर स्थिति वाली मृदा है। ये मिट्टी प्रायः वायु, जल या बर्फ के कटाव से हाल ही में जमा तलस्तर से जुड़ी होती है। इंसेप्टिसॉल यह अल्प या द्रुत विकसित संस्तर वाली स्थिति वाली मृदाएं होती है। हिस्टोसॉल यह एक ऐसी मृदा होती है जिसकी ऊपरी परतों में बहुत अधिक मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं। यह मृदा कृषि हेतु उपजाऊ मानी जाती है। ऑक्सीसॉल ये अत्यंत प्राचीन और अत्यधिक अपेक्षित मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरिपेडिमेंट को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इंसेलबर्ग, ऑप्शन बी है ज्यूगेन, ऑप्शन सी है बाजदा, ऑप्शन डी है प्लाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लाया। किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरिपेडिमेंट को प्लाया के नाम से जाना जाता है। यह अनप्रवाहित मरुस्थल बेसिन का समसतही अधः स्थल है जो कभी कभी उथली झील बन जाता है और जिसमें वाष्पन के पश्चात लक्षण निक्षेप या जिप्सम शेष रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं किंतु लंबी समय अवधि के दौरान बार बार होने वाले प्रभाव से ज्वालामुखी निर्मित हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है परिरक्षक ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है मिश्र ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है स्तरित ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है सिंडर शंकु ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन परिरक्षक ज्वालामुखी। पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं किंतु लंबी समय अवधि के दौरान बार बार होने वाले प्रभाव से ज्वालामुखी परिरक्षक ज्वालामुखी कहलाते हैं। बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में परिरक्षक ज्वालामुखी सबसे विशाल है। इन ज्वालामुखियों द्वारा ऊर्ध्वगारित अत्यधिक तरल लावा काफी दूर तक प्रभावित होते हैं और लावे की एक व्यापक चादर का निर्माण कर किसी ढाल ज्वालामुखी को इसका एक यह विशिष्ट रूप प्रदान करता है। हवाई ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चन को हम
अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।